हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। एम स्टडी टीम के यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पिछली वीडियो में हमने बात किया था बायोलॉजी के ब्रांचेज के बारे में, यानी कि बायोलॉजी की शाखाओं के बारे में। जैसे हमने ह्यूमन बॉडी के लास्ट वीडियो में, आप जब लास्ट पार्ट देखिएगा तो उसमें जो यानी कि पिछली वीडियो में तो हम ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड बात कर रहे थे कि ह्यूमन बॉडी में कुछ अंग हैं, कुछ तंत्र हैं जिनके बारे में अध्ययन किया जाता है, तो उस अध्ययन को क्या नाम दिया, ये स्पेसिफिक नाम क्या होता है। और वही चीज़ आज भी हम आपके सामने लेके आए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि आपके इस बोर्ड पे दिख रहा होगा हमारे पीछे जितनी भी ये चीज़ें लिखी हुई हैं, यहाँ पे जो भी अध्ययन के बारे में लिखा गया है ये सब स्टडीज़ हैं, यानी कि इन सब के बारे में अध्ययन। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे अध्ययन नहीं लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि अध्ययन के बारे में नहीं है। हम आपको समझाएंगे, क्योंकि कहीं कहीं हम लिख दिए हैं अध्ययन के बारे में कि इसका ये अध्ययन मतलब इस अध्ययन को क्या बोला जाता है, इसके अध्ययन को क्या बोला जाता है, ऐसा लिखा हुआ है, कहीं कहीं डिनोट नहीं किया हुआ है। तो चूंकि घबराने की बात नहीं है, आप समझ लीजिएगा कि अध्ययन के बारे में ही बात कर रहे हैं, यानी कि स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं कि किस चीज़ के स्टडी को क्या कहा जाता है। यानी कि मानव शरीर है तो उसके किस अंग को, किस तंत्र को अध्ययन किया जाता है, मतलब तंत्र के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है। तो फर्स्ट वीडियो जो इसका बायोलॉजी के ब्रांचेस से जो फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने आपको मानव शरीर से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दिया था। जैसे मैंने लास्ट वहाँ पे छोड़ा था पिछले वीडियो में, मैंने ब्लड का आपको नहीं बताया था कि स्टडी ऑफ ब्लड को क्या कहा जाता है, यानी कि रुधिर। ब्लड को हम हिंदी में रुधिर भी बोलते हैं, यानी कि शाब्दिक अर्थ होता है वो रुधिर होता है, उसको रक्त भी बोला जाता है। तो ब्लड से रिलेटेड यानी कि स्टडी ऑफ ब्लड, रुधिर का अध्ययन जो होता है उसको क्या बोला जाता है, उसका स्पेसिफिक नाम क्या है, तो वो स्पेसिफिक नाम है हीमेटोलॉजी। यानी कि देखिए आपके रक्त में या रुधिर में होता क्या है, उसमें ये हीमोग्लोबिन होता है। हमारा जो ब्लड है रेड दिखता है। रेड क्यों दिखता है? क्योंकि उसमें होता है रेड ब्लड सेल्स होता है, आरबीसी होता है, यानी कि लाल रक्त कण की वजह से हमारा ब्लड लाल दिखता है। और उसी लाल ब्लड को, यानी कि इसीलिए हम हीमोग्लोबिन की वजह से वो ऐसे दिखता है। और हम जब भी खून अपना जांच करवाते हैं या ब्लड अपना जांच करवाते हैं तो उसमें हीमोग्लोबिन शो किया जाता है कि कितना हीमोग्लोबिन है। अगर कम है, जो एक मतलब बैलेंस हीमोग्लोबिन जो लिमिट है, लिमिटेशंस है, अगर उससे कम है तो उसमें दिखाया जाता है, शो किया जाता है, मतलब हाईलाइट कर दिया जाता है कि आपका 7 ग्राम है। तो 7 ग्राम का मतलब क्या, यानी कि 7 ग्राम कहने का मतलब ये हुआ कि आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो गई है, जिससे आपका शरीर कमजोर हो रहा है या पीला पड़ रहा है। तो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है ब्लड में, और हीमोग्लोबिन से ही ब्लड जाना जाता है आमतौर पे। आप मेडिकल साइंस में देखेंगे तो हीमोग्लोबिन को ही लेके ब्लड का नाम लिया जाता है और हीमोग्लोबिन ही शो किया जाता है, इसलिए इसको हीमेटोलॉजी, यानी हीमोग्लोबिन से ही नाम जुड़ा हुआ है, हीमेटोलॉजी। तो जब हम रुधिर की यानी कि ब्लड की स्टडी के बारे में बात करेंगे तो ब्लड के स्टडी को, स्टडी ऑफ ब्लड यानी कि रुधिर के अध्ययन को क्या कहा जाता है मेडिकल साइंस में, तो उसको कहा जाता है हीमेटोलॉजी। और वैसे ही अगर हम बात करें कि पाचन तंत्र, यानी कि हमारे शरीर में पाचन तंत्र है, एक तंत्र है पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र, ये हम पाचन तंत्र की बात कर रहे हैं। तो पाचन तंत्र यानी कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके बारे में अगर स्टडी किया जाता है, जो लोग भी स्टडी करते हैं उस स्टडी को, उस अध्ययन को क्या नाम, विशेष तौर पे क्या नाम दिया गया है, तो पाचन तंत्र को नाम दिया गया है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। और वैसे ही अगर बात करें कि रोगों के अध्ययन को, यानी कि जो डिजीज होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उनके अध्ययन को भी एक विशेष नाम दिया गया है और उसका नाम है पैथोलॉजी। आपने देखा होगा कहीं मार्केट में आप जाते हैं तो जहाँ पे ब्लड टेस्ट का यानी कि जांच केंद्र जो लिखा होता है मेडिकल साइंस में, यानी कि मेडिकल के लिए जो जांच केंद्र होता है, या उसको हम पैथोलॉजी बोल देते हैं कि पैथोलॉजी सेंटर है। आप कहीं कहीं भी देखिए लिखा होता है पाथ काइंड, तो उस पाथ से, ये PATH यानी कि पाथ से ही बना है पैथोलॉजी, इससे बना है पैथोलॉजी। इसीलिए रोगों के अध्ययन को अगर, यानी स्टडी ऑफ डिजीज अगर हम बोल दें तो उसको विशेष नाम क्या दिया गया है, तो उसको पैथोलॉजी नाम दिया गया है। और देखिए ये सारी जितनी भी लाइन से आपको दिख रही हैं, ये सारी चीजें आपके पेपर के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ये पेपर में पूछे जाते हैं, कोई भी पेपर, RRB, SSC GD, NTPC
कोई भी एग्जाम हो, कहीं ना कहीं ये एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चन आने के। तो वैसे हम बात कर लेते हैं। एक तो बात हो गई रोगों के अध्ययन को पैथोलॉजी बोला जाता है। अब समझने वाली बात यह है कि रोगों के कारणों के अध्ययन को क्या बोला जाता है। क्योंकि यह लंबा हो जाता है इसलिए मैंने सिर्फ रोगों का कारण लिखा है, कारण लिखा है, रोगों का कारण यहाँ पे लिखा है, रोगों का कारण, यानी कि रोगों के कारणों के जो अध्ययन होते हैं, रोगों के कारण के अध्ययन को क्या बोला जाता है, स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ डिजीज को क्या बोला जाता है, क्या नाम दिया गया है। तो उसका एक विशेष नाम है ईटियोलॉजी, इसको ईटियोलॉजी बोला जाता है। वैसे ही अगर अब हम बात कर लेते जो हमारे शरीर की 5 इंद्रियाएं होती हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से लेके और यहाँ तक ये 5 इंद्रियां होती हैं। हमारा शरीर 5 इंद्रियों से मिलकर बना है। वो इंद्रियां कौन है, जिसको इंग्लिश में सेंसरी बोला जाता है। और वो इंद्रियां कौन सी हैं, तो एक है नाक, दूसरा है कान, तीसरा है आँख, चौथा त्वचा, पांचवा जीभ। तो हम बात कर लेते हैं कि जो नाक है, अगर नाक यानी कि नोज के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, उस स्टडी को, उस अध्ययन को क्या बोला जाता है, यानी कि स्टडी ऑफ नोज को क्या बोला जाता है, क्या विशेष नाम दिया गया है उसका, तो उसका नाम है राइनोलॉजी। आपने आमतौर पे देखा होगा कि किसी को भी सर्दी जुकाम जैसी बीमारी हो जाती है, छोटी मोटी बीमारियां हैं ये, जो 1-2 दिन 4 दिन तक रह सकती हैं। तो ये क्यों होता है, जब हमारा नाक खराब हो जाता है, यानी कि हमारा नाक चलने लगता है सर्द गर्म की वजह से, यानी कि जुकाम हो गया तो नाक चलने लगता है, हमें स्नीजिंग होती है बार बार। जब नाक खराब होता है या सर्दी जुकाम होता है तो हमें बार बार छींकें आती हैं, और जो छींकें आती हैं वो किस वायरस की वजह से आती हैं, तो वो वायरस इसमें पाया जाता है राइनो वायरस। राइनो वायरस होता है, उसकी वजह से हमें सर्दी जुकाम होता है, और इसीलिए इसका नाम दे दिया गया है राइनोलॉजी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि स्टडी ऑफ नोज, यानी कि नाकों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, नाक के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो उसका एक विशेष नाम है राइनोलॉजी। और ये राइनो वायरस की वजह से इसको नाम दिया गया है राइनोलॉजी। उसी तरह हमारा दूसरा जो इंद्रियां है, दूसरी इंद्री जो है वो है कान, और कान से संबंधित अध्ययन को, यानी कि स्टडी ऑफ ईयर को क्या बोला जाता है, स्टडी ऑफ ईयर को बोला जाता है ओटोलॉजी। और वैसे ही अगर बात करें आँख की, तो आँख आप देखे होंगे कि जब भी आँख की बात आती है, आँख एक इतना महत्वपूर्ण सेंसरी है, इतना महत्वपूर्ण इंद्रिय है कि अगर हमारे पास आँख नहीं होगा तो हम कुछ देख नहीं सकते हैं। हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन हम देख नहीं सकते हैं। तो नहीं देख सकते तो जीवन का कोई आनंद नहीं है। आपके पास सब चीज़ हो, हर अंग आपके पास मौजूद है, आप बिल्कुल सीधा सपाट हैं, लेकिन अगर आँख नहीं है तो आपकी ज़िंदगी क्या है, बिल्कुल बेकार है। तो आँखों के अध्ययन को हम बोलते हैं ऑफ्थेल्मोलॉजी। आप देखे होंगे चश्मा घर के ऊपर क्या लिखा होता है, चश्मा घर के आगे बैनर पे क्या लिखा होता है, जो पोस्टर लगा होता है या बैनर लगा होता है, तो उस पर लिखा होता है ऑप्टिकल्स, फलाना ऑप्टिकल्स, हरमीत ऑप्टिकल्स, मनोज ऑप्टिकल्स। ऑप्टिकल्स मतलब उसी ऑप्टिकल्स से, इसी से ऑप्टिकल आया है, यानी कि ऑप्थेल्मोलॉजी बोला जाता है किसके, आँख के अध्ययन को। वैसे हम त्वचा की बात कर लें, स्टडी ऑफ स्किन क्या होता है, तो स्टडी ऑफ स्किन, जैसे ये स्टडी ऑफ स्किन है तो इसको डर्मेटोलॉजी बोला जाता है। आप हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो हॉस्पिटल में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइन से अलग अलग डिपार्टमेंट्स। जैसे आप हॉस्पिटल, जैसे पीजीआई चले जाइए, लखनऊ पीजीआई चले जाइए, चंडीगढ़ पीजीआई चले जाइए, पटना पीएमसीएच चले जाइए, दिल्ली एम्स में चले जाइए, कहीं भी आप जाइएगा हॉस्पिटल, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं उसमें हर ब्रांचेज होती हैं, और हर ब्रांच के सामने आपको रोड के किनारे मिल जाएगा प्लेट, नेम प्लेट, ये बोर्ड मिल जाता है। उस बोर्ड पे लिखा होता है, एरो बनाया होता है और लिखा होता है कि डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी, यानी कि स्किन का डिपार्टमेंट है, स्किन का डॉक्टर वहाँ बैठता है। वैसे ही वहाँ पे लिखा होगा डिपार्टमेंट ऑफ नोज, डिपार्टमेंट ऑफ ईयर, ये सब लिखा होता है। ये सब अलग अलग डॉक्टर होते हैं। इनको बोला, जैसे इसको अगर नाक के डॉक्टर को बोला जाएगा तो राइनोलॉजिस्ट बोला जाता है। सबके सामने, सबके बाद में आप क्या जोड़ देते हैं, IST जोड़ देते हैं, लिस्ट बनाते हैं कि ये हो जाता है। जैसे आप मान लीजिए कि अभी हम बात कर रहे थे हीमेटोलॉजिस्ट, तो हीमेटोलॉजिस्ट उसको बोला जाएगा। अगर उसका जो विशेष, जैसे अब कार्डियोलॉजिस्ट बोल देते हैं, जो हार्ट का स्पेशलिस्ट होता है उसको कार्डियोलॉजिस्ट बोल देते हैं। वैसे ही हमारी
चौथी जो सेंसरी है, चौथी इंद्री है, वो है त्वचा। और ये भी एक महत्वपूर्ण इंद्री है। हम कुछ भी महसूस करते हैं, हमको महसूस होता है। कैसे? अगर हमें कोई टच करता है, हमें कोई छूता है, या कहीं हम खुद कहीं मान लीजिए कि सट जाते हैं तो हमें टच महसूस होता है। हमारी स्किन को अगर कोई टच करेगा, या हमें गर्म का ठंडे का एहसास कब होता है? जब हमारी स्किन से ठंड और गर्म क्या होता है? टच होता है। ठंडा और गर्म टच होता है। जैसे अब गर्म पानी अगर हम अपनी स्किन पे डालेंगे तो हमें महसूस होता है कि ये गर्म है, हमें महसूस होता है कि ये ठंडा है। अगर बर्फ हम रगड़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये ठंडा है। ये कैसे पता चलता है? ये त्वचा हमारी बताती है। ये त्वचा हमें सूचित करती है, हमें इंडिकेट करती है कि ये पानी गर्म है, ये बर्फ ठंडी है, या बर्फ ठंडी ही होती है। तो ये ठंडे और गर्म का एहसास, जलने का एहसास, अगर आग से हमारी स्किन को अगर आग के पास ले जाएं तो हमें गर्माहट महसूस होती है। वही अगर हमारी स्किन को छू जाए तो हमें जलन महसूस होती है। तो ये कैसे होती है? ये बहुत महत्वपूर्ण इंद्री है, यानी कि त्वचा। तो त्वचा से संबंधित जो स्टडी होती है, या त्वचा के बारे में जो हम ये स्टडी करते हैं, उसी को हम डर्मेटोलॉजी बोलते हैं, और इसके डॉक्टर को डर्मेटोलॉजिस्ट बोला जाता है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंद्री है, जिसके बिना हम कुछ भी खाएंगे, कुछ भी ग्रहण करेंगे, उसका स्वाद नहीं आएगा अगर हमारे पास जीभ ना हो। तो हम स्वाद कैसे लेते हैं? अपने जीभ से लेते हैं। नाक से हम गंध लेते हैं, स्मेल को हम महसूस करते हैं कि कैसी स्मेल है, अच्छी है या बुरी है। वैसे ही जीभ से हम स्वाद लेते हैं, टेस्ट का पता चलता है। भोजन मीठा है, खट्टा है, तीखा है, कैसा है, ये टेस्ट कौन बताता है हमें? कौन इंडिकेट करता है? हमारी जीभ करती है। तो हमारी जो जीभ है वो किससे जुड़ा हुआ है? वो पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ है। और जो जीभ पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ है तो हम इसको भी क्या बोलेंगे? देखिए हमने लिखा हुआ है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। अभी हम बात किए थे ऊपर में ये पाचन तंत्र के बारे में, स्टडी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम को गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी बोला जाता है। वैसे ही जीभ हमारे पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ है, जीभ हमारे पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। और अगला, अब ये तो हमारे इंद्री के बारे में बात हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक है इसमें देखने वाली बात कि उत्तक। उत्तक क्या होते हैं? यानी कि इंग्लिश में अगर बोला जाए तो इसको टिश्यू बोल देते हैं। टिश्यू, उत्तक। उत्तक क्या होते हैं? उत्तक, और उत्तक के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो हिस्टोलॉजी बोला जाता है। अब उत्तक के बारे में इसको समझाने के बाद आपको हम डिटेल में समझा देते हैं कि उत्तक कौन होते हैं, उत्तक क्या होते हैं, ये भी हम बताएंगे। लेकिन इसको समझा लेते हैं, उसके बाद बताते हैं, उस पर भी हम आएंगे। इस उत्तक को हम छोड़ देते हैं। हालांकि ये जान लेते हैं कि उत्तक कैसे, यानी कि स्टडी ऑफ टिश्यू क्या होते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यूज क्या होते हैं, तो इसको हिस्टोलॉजी बोला जाता है। विशेष नाम इसका हिस्टोलॉजी है। इसको थोड़ा हम विशेष तरीके से आपको बताएंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि उत्तक होते क्या है और उत्तक का काम क्या है, ये भी अभी पता चल जाएगा इसके बाद। तो हम अब कुछ अन्य जंतुओं के बारे में, जैसे हम बात किए थे कि पादप जगत भी पढ़ाया जाए, यानी कि वनस्पति विज्ञान भी बायोलॉजी का पार्ट है, तो उसको भी देखा जाएगा, उसको भी पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आते हैं। और बायोलॉजी का जो ह्यूमन बॉडी पार्ट है, यानी कि जूलॉजी से संबंधित है, तो उसके बारे में हम अभी जो भी चीजें बात कर रहे थे उसके बारे में बात कर रहे थे। लेकिन हम कुछ अन्य जंतु, अन्य जीवों के बारे में बात कर लेते हैं। उसमें पादप भी आएंगे, कुछ कीट भी आएंगे, छोटे छोटे जीव जो हैं वो भी आएंगे। तो हम बात कर लेते हैं कि पक्षियों के अध्ययन को। अब बात आती है कि स्टडी ऑफ बर्ड्स, यानी कि पक्षियों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो इसको भी एक विशेष नाम दिया गया और वो नाम है ऑर्निथोलॉजी। याद रखिएगा, आपके पेपर में अगर पूछ देता है, आपके पेपर में अगर पूछता है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो ये ऑर्निथोलॉजी है। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है। और वैसे ही कीटों के, यानी कि इंग्लिश में बोला जाए तो इंसेक्ट्स, इंसेक्ट जो छोटे छोटे कीट होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, तो उन इंसेक्टों के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में या कीटों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसको हम बोल देते हैं एंटोमोलॉजी, उसको बोलते हैं एंटोमोलॉजी। और वैसे ही अगर चींटी की बात आ जाए तो चींटी के अध्ययन को, चींटियों पे जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोला जाएगा, तो उसको बोला जाता है मिर्मेकोलॉजी, मिर्मेकोलॉजी। याद रखिएगा, चींटियों से संबंधित अध्ययन को मिर्मेकोलॉजी बोला जाता है। वैसे ही अगर हम मकड़ी की बात कर लें, ये मकड़ी, तो मकड़ी के विषय में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा हुआ है कि मकड़ी के अध्ययन को, स्टडी ऑफ स्पाइडर्स,
इंग्लिश में इसको स्पाइडर्स बोला जाता है। तो स्टडी ऑफ स्पाइडर्स को क्या बोला जाता है? तो स्टडी ऑफ स्पाइडर्स को बोला जाता है एरेक्नोलॉजी। एरेक्नोलॉजी बोला जाता है इसको, और इसका मतलब विशेष नाम है स्टडी ऑफ स्पाइडर्स। मकड़ियों के अध्ययन को बोला जाता है एरेक्नोलॉजी, ये वाला एरेक्नोलॉजी। वैसे ही अगर हम स्पंज की बात, स्पंज क्या होते हैं? स्पंज छोटे छोटे जीव होते हैं जो पानी में यानी कि समुद्र में पाए जाते हैं, धीरे धीरे डेवलप होते हैं, उनको स्पंज बोला जाता है। और उस स्पंज के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं तो उसको बोला जाता है पैरालॉजी। ये स्पंज, पैरालॉजी। और वैसे ही आप गांव में देखते होंगे या घरों में भी छोटी छोटी चमगादड़ें होती हैं, उड़ती रहती हैं, या बड़े बड़े चमगादड़ भी होते हैं, साइज में बड़े भी चमगादड़ होते हैं जो पेड़ों पे लटके रहते हैं, उनको इंग्लिश में बैट बोला जाता है। तो चमगादड़ों पे जो स्टडी की जाती है, चमगादड़ों पे जो अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? तो चमगादड़ों पे अध्ययन करने को बोलते हैं चिरेप्टेरोलॉजी। चिरेप्टेरोलॉजी इसको बोला जाता है। वैसे ही अब बात आई सबसे इंपॉर्टेंट, अभी वायरस आया था, कोरोना वायरस। वायरस और बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है? ये अलग अलग हैं। वायरस बहुत खतरनाक होते हैं, वायरस जो है वो बहुत खतरनाक होते हैं। कई वायरस तो ऐसे हैं कि ऐसी ऐसी बीमारी फैलाते हैं जिसका कोई इलाज नहीं है, उसको लाइलाज बोला जाता है। जैसे एड्स है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम जो है, एड्स कैसे फैलता है? वायरस से फैलता है, वायरस होता है। आज तक उसका इलाज नहीं है, सफल इलाज नहीं आज तक, तो ये वायरस से होता है। तो वायरस के बारे में अगर स्टडी किया जाए, स्टडी ऑफ वायरस या विषाणु के ऊपर अध्ययन किया जाता है, उसका विशेष नाम दिया गया है वायरोलॉजी। ये वायरोलॉजी बोला जाता है विषाणुओं के अध्ययन को। वैसे बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, बैक्टीरिया से भी रोग होते हैं, जैसे प्लेग, हैजा, ये बैक्टीरिया से होते हैं। टीबी, ट्यूबरक्लोसिस जिसको बोला जाता है, आमतौर पे बहुत लोग पहले छुआछूत मानते थे टीबी के बारे में। जब किसी को टीबी हो जाए, ट्यूबरक्लोसिस हो जाता था, तो उसको घर से एक अलग कमरा दे दिया जाता था, उसके लिए बर्तन भी अलग कर दिए जाते थे, उसको घर से थोड़ी दूरी पर रखा जाता था, ताकि लोग सोचते थे कि ये छुआछूत की बीमारी है, अगर पास में रहेंगे तो किसी और को भी हो सकता है। लेकिन आज देख लीजिए, टेक्नोलॉजी आ गई, दवाइयाँ आ गई, मेडिकल साइंस इतना आगे हो गया, इतना डेवलप कर गया कि आज टीबी कुछ नहीं है। जिसको टीबी होता है कुछ नहीं है। पहले ये हुआ था एक, लेकिन अब टीबी कुछ नहीं है, उसकी दवाएं मार्केट में अवेलेबल है और बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो बैक्टीरिया से रिलेटेड स्टडी को बोला जाता है बैक्टीरियोलॉजी, यानी कि जीवाणु से संबंधित अध्ययन को, जीवाणु के ऊपर जो अध्ययन किया जाता है उसको बोला जाता है बैक्टीरियोलॉजी। ये बैक्टीरियोलॉजी। कवक जिसको हम फंगस बोलते हैं, और कवक के ऊपर स्टडी किया जाएगा तो वो उसको क्या बोला जाता है? उसका भी एक विशेष नाम है माइकोलॉजी। और पेपर में पता नहीं कितनी बार पूछ रखा है, आप क्वेश्चन बैंक उठाइएगा तो कितनी बार पूछा हुआ है कि कवक के अध्ययन, स्टडी ऑफ फंगस को क्या कहा जाता है? तो वो माइकोलॉजी होता है। वैसे ही शैवाल की अगर बात करते हैं, शैवाल दुनिया का पूरे विश्व का, इस धरती पे पहला घास है। शैवाल एक घास होती है, और ये कहाँ होती है? पानी में होती है। दुनिया का पहला घास, यहीं से घास उत्पन्न हुआ है। कहने का तात्पर्य ये है मेरा कि अगर घास की बात आ जाती है, ग्रासेस की बात आती है, तो ये ग्रास सबसे पहले कहाँ पैदा हुए? तो जल से पैदा हुए, यानी कि सागरों में, महासागरों में, यानी कि जल में शैवाल होते हैं। आप देखे होंगे सागर में जाइएगा, मछली, जो लोग मछुआरे होते हैं, शैवाल को मछलियाँ खाती हैं। और शैवाल में अगर बात कर लिया जाए तो शैवाल, जो ये शैवाल है, इसके स्टडी को हम फाइकोलॉजी बोलते हैं। लेकिन अगर शैवाल की बात करें तो एक दुनिया में, पूरे विश्व में एक ऐसा शैवाल है जिसका नाम है क्लोरेला। उसका नाम है क्लोरेला। क्लोरेला ये ऐसा शैवाल है जिसमें 70%, कितना परसेंट? 70% प्रोटीन पाया जाता है। सबसे ज्यादा दुनिया में कोई वस्तु है तो उसमें प्रोटीन सबसे ज्यादा किस वस्तु में पाई जाती है? तो वही ये क्लोरेला शैवाल है, यानी कि एल्गी, जिसको इंग्लिश में एल्गी बोलते हैं। ये क्लोरेला शैवाल यानी कि शैवाल, इसमें 70% प्रोटीन पाया जाता है।
अब हम बात करते हैं फलों के बारे में, यानी कि फलों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी बोला जाता है, यानी स्टडी ऑफ फ्रूट्स को पोमोलॉजी बोला जाता है। वैसे ही कोशिका, हमारी बॉडी, मानव बॉडी किससे बनी है? किससे बनी है? कोशिकीय इकाई से बनी है हमारी मानव बॉडी, यानी कि मानव शरीर जो है कोशिकीय इकाई से बना है, यानी कि सेल्स। तो इसके ऊपर जो अध्ययन किया जाता है, सेल्स के ऊपर, स्टडी ऑफ सेल्स को क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल्स, कोशिका के बारे में जो अध्ययन होगा उसको साइटोलॉजी बोला जाता है। वैसे अगर बात करने, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत लोगों को पता नहीं है, 90% लोगों से आप पूछ लीजिए, 100% में से 90% को पता नहीं होता है कि कैंसर किस जीन की वजह से होता है। जो कैंसर की बीमारी है, कौन सा ऐसा जीन है जो कैंसर पैदा कर देता है, और कैंसर के अध्ययन को बोला क्या जाता है? स्टडी ऑफ कैंसर क्या होता है, उसका विशेष नाम क्या है? तो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है इस बोर्ड पे, देखिए, ऑन्कोलॉजी। और थोड़ा कैंसर के बारे में बात कर लेते हैं। तो कैंसर में होता है ऑन्कोजीन, ऑन्कोजीन होता है, कैंसर में होता है ऑन्कोजीन। और यही ऑन्कोजीन जो है, जब हमारे बॉडी में, हमारी कोशिकाओं में, या हमारे जीन में, या हमारे डीएनए में जब कोई छेड़छाड़ हो जाता है अचानक, तो हमारे डीएनए जो होती है, हमारे के जीन जो हैं या कोशिकाएं, वो अनियंत्रित हो जाती हैं। और जब अनियंत्रित हो जाती हैं तो वो मांस बढ़ने लगता है। हमारे शरीर के किसी भी पार्ट में वो मांस बढ़ सकता है, वहाँ पे गांठ पड़ सकता है, और उसी गांठ को हम ट्यूमर बोल देते हैं। वही कैंसर होता है। और कैंसर एक जानलेवा बीमारी है। पता नहीं, हर साल हजारों लोगों की इस कैंसर से मौत हो जाती है। अगर स्टार्टिंग जोन में अगर पता लग गया कि कैंसर हो रहा है, अगर ये स्टार्टिंग होता है, तो उसको हटाया जा सकता है, उसको उस जगह से काट के निकाला जा सकता है, उसकी दवाएं चलेगी, ठीक हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि स्टेज 1 में अभी है, अगर स्टेज 2 में आ गया, या स्टेज 1 में ही पीक पे आ गया कैंसर, तो आप उसको ठीक नहीं कर सकते। दुनिया का कोई डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर सकता। और कैंसर एक लाइलाज बीमारी है। तो इसलिए कैंसर के बारे में हम बात कर रहे थे। तो कैंसर में ऑन्कोजीन होता है, और इसी की वजह से कैंसर होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि मानव बॉडी में, जब हमारे शरीर में जीन्स जो हैं, यानी कि जो जीन है या डीएनए है या कोशिका बोल लीजिए, इसमें जब कोई छेड़छाड़ अचानक हो जाता है तो वो अनियंत्रित हो जाती हैं। और जो अनियंत्रित हो जाएंगी तो वो मांस, यानी कि हमारी मांसपेशियां, जो मांस हमारे शरीर में जो मांस होता है वो बढ़ने लगता है, कहीं कहीं किसी भी अंग में बढ़ सकता है। और उसका मतलब क्या होगा, वहाँ पे वो बढ़ने लगता है और एक गांठ बन जाता है, और उसी गांठ को हम ट्यूमर बोल देते हैं, वही कैंसर होता है। तो आपको कैंसर के बारे में समझ, और कैंसर के डॉक्टर को बोल देते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। तो ये आप याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि कैंसर, स्टडी ऑफ कैंसर क्या होता है, कैंसर के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो उसको ऑन्कोलॉजी बोला जाता है। तो ये अभी तक आपने जितना भी देखा, रुधिर से लेकर के और कैंसर तक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अब हम एक चीज़ आपको यहाँ पे छोड़े थे उत्तक के बारे में, कि उत्तक क्या होते हैं। तो उत्तक के बारे में जरा जान लेते हैं कि उत्तक क्या है। उत्तकों की, यानी कि हिस्टोलॉजी की बात कर रहे थे, हिस्टोलॉजी। ये हिस्टोलॉजी जो है क्या है, यानी कि उत्तक, उत्तकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी बोला जाता है। तो उत्तकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी बोला जाता है। तो ये उत्तक आते कहाँ से हैं? जो ये उत्तक हैं ये कहाँ से आते हैं? ये कौन है? हमारे शरीर में ही उत्तक पाए जाते हैं, टिश्यूज पाए जाते हैं। तो सिंपल सा तरीका है समझाने के लिए आपको, कि जैसे हमारे मानव शरीर का निर्माण कैसे हुआ है, मानव शरीर का निर्माण कैसे होता है, तो समझ लीजिए। मानव शरीर, ये जो मानव शरीर है, देखिए कैसे निर्माण हुआ है मानव शरीर का। ये क्या है? एग्स, यानी कि ये किस में होता है? ये फीमेल में होता है। फीमेल में होते हैं अंडाणु, और मेल से, यानी कि पुरुषों से आते हैं क्या? तो स्पर्म, स्पर्म आते हैं। यानी कि इनको हम हिंदी में अगर बोलें तो ये होते हैं शुक्राणु, शुक्राणु, और ये होते हैं अंडाणु। तो शुक्राणु और अंडाणु का जब मेल होता है, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु जब कांटेक्ट में आते हैं,
तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो पूरी प्रक्रिया होती है स्पर्म और एग्स का मिलने का, तो इस प्रक्रिया को एक नाम दिया जाता है निषेचीकरण। निषेचीकरण, इसको और भी नाम दिया गया है, क्या? उर्वरीकरण कह सकते हैं इसको, उर्वरीकरण। अगर इंग्लिश में बोले तो फर्टिलाइजेशन, इंग्लिश में अगर देखा जाए तो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन। तो मानव शरीर का निर्माण कैसे होता है? तो मानव शरीर का निर्माण यानी कि माता का एग्स यानी कि अंडाणु और पिता का स्पर्म जब कांटेक्ट करता है तो वो निषेचीकरण, वो जो प्रक्रिया होती है उसको हम निषेचीकरण यानी फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और जब ये फर्टिलाइज हो जाता है तो उसको एक नाम होता है, क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, क्या बनता है? तो ये भ्रूण बनता है। फर्टिलाइजेशन के बाद, निषेचीकरण होने के बाद ये भ्रूण बनता है, भ्रूण। इसको हम इंग्लिश में जाइगोट बोल देते हैं, जाइगोट। और हिंदी में एक और नाम है इसका, युग्मनज, युग्मनज। तो यही जो युग्मनज है ये किससे बने? इसी युग्मनज में यानी कि इसी जाइगोट में सेल्स होती हैं, यानी कि कोशिकाएं होती हैं। अब होता क्या, देखिए, माता का एग्स यानी कि अंडाणु, अंडाणु प्लस शुक्राणु, ये दोनों मिले, फिर क्या हुआ? निषेचीकरण हुआ। निषेचीकरण यानी कि फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। इसको उर्वरीकरण भी बोल सकते हैं, उर्वरीकरण। तो माता का अंडाणु और पिता का शुक्राणु यानी कि स्पर्म जब कांटेक्ट करता है तो वो एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को हम निषेचीकरण यानी कि फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और जब ये फर्टिलाइज हो जाता है तो ये भ्रूण में चेंज हो जाता है, यानी कि युग्मनज बन जाता है, युग्मनज। इसको भ्रूण भी बोल सकते हैं, भ्रूण, या जाइगोट भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में इसको जाइगोट बोला जाता है। अब होता क्या है देखिए, और यही जो भ्रूण है ना, इसी भ्रूण में क्या होते हैं? सेल्स होते हैं, यानी कि कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? सेल्स होती हैं। क्या? कोशिकाएं, कोशिकाएं होती हैं। और यही को जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं क्या करती हैं? आपस में समूह बना लेती हैं। कोशिकाएं आपस में समूह बना लेती हैं तो क्या बनाती हैं? टिश्यूज बनाती हैं, यानी कि उत्तक बनाती हैं, उत्तक। कोशिकाएं ही मिलके क्या बनाती हैं? उत्तक बनाती हैं, यानी कि समूह बनाती हैं। ये समूह जब बनाएगा तो उत्तक बन जाएगा। और ये जो उत्तक है ये पुनः वापस ये भी समूह बनाता है। तो जब ये उत्तक समूह बनाता है तो ये किस में चेंज हो जाता है? ये जब समूह बनाएगा तो ये हो जाता है अंग में, अंग में चेंज हो जाता है। और फिर अंग वापस क्या करता है? वो भी समूह बनाता है। तो जब अंग समूह बनाएगा तो ये क्या होता है? ये तंत्र में चेंज हो जाता है, यानी कि तंत्र हो जाता है। और जब तंत्र फिर समूह बनाता है तो यही तंत्र समूह बनाने के बाद क्या होता है? ये मानव शरीर यानी कि शरीर में परिवर्तित पूरा बॉडी बन जाती है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि मानव संतान की उत्पत्ति कैसे होती है। अभी तो ये आपको एक सिंपली, मतलब एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने ये समझा दिया, लेकिन जब हम पढ़ाएंगे आपको, एक क्लास होगी, 1-2 पार्ट में हो सकती है क्लास, वो वीडियो हो सकती है जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि मानव जनन तंत्र। जब मानव जनन तंत्र पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बिल्कुल डिटेल पढ़ाया जाएगा कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, ट्रांसजेंडर कौन होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? हिजड़ा बोल देते हैं या किन्नर बोल देते हैं। किन्नर का जन्म कैसे होता है, कौन कौन सा वो क्रोमोजोम मिलने के बाद क्या होता है ऐसा कि किन्नर जन्म लेते हैं, क्या होता है ऐसा कि जुड़वा बच्चा जन्म ले लेता है। तो ये सारी चीज़ें मानव जनन तंत्र जब डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा, यानी कि जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आपको एक भी क्वेश्चन कहीं से छूटने का चांस नहीं रहेगा कि आप सोचें कि हमारे ये क्वेश्चन रह गया। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऐसा पढ़ाया जाएगा आपको।
तो ये रहा हम उत्तक की जब बात करें जिसको हम हिस्टोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ उत्तक, स्टडी ऑफ टिश्यू को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। तो उसी हिस्टोलॉजी में जब उत्तक नाम आया तो उत्तक कौन होते हैं भाई, तो यही आपको उत्तक समझाने के लिए मैंने ये चीज़ आपको सिंपली बता दिया कि मानव शरीर का जब निर्माण होता है तो अंडाणु और शुक्राणु मिलने के बाद निषेचीकरण होता है, उसके बाद युग्मनज बनता है, भ्रूण या जाइगोट बनता है, उसी जाइगोट में सेल्स होते हैं और सेल्स समूह बनाते हैं तो उत्तक बना देते हैं, उत्तक समूह बनाते हैं तो अंग बना देते हैं, अंग समूह बनाते हैं तो तंत्र बना देते हैं और जब तंत्र समूह बनाते हैं तो मानव शरीर बन जाता है। यानी कि मानव शरीर बिल्कुल डेवलप होकर मानव शरीर, यही तंत्र डेवलप होकर मानव शरीर बनता है। इसी में तो तंत्र आते हैं, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, क्या है, सब तंत्र है। तो हम उत्तक की बात, अभी हम जो पीछे वो लाइन से आपको लिखे थे जितने स्टडीज के बारे में, उसमें एक चीज सॉरी वो छूट गया आपको बताना कि सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स क्या होते हैं। सरीसृप, इनको रेप्टाइल्स बोला जाता है, यानी कि रेंगने वाले जो जीव होते हैं, जैसे स्नेक्स होते हैं, छिपकली होती है, रेंगने वाली जीव। तो सरीसृपों का अध्ययन को हम बोलते हैं हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी बोलते हैं। लेकिन अब हर्पेटोलॉजी हम रेंगने वाले जीवों को तो बोल देते हैं कि यानी कि सरीसृप का अगर स्टडी करेंगे तो उसको हर्पेटोलॉजी नाम दिया गया है, लेकिन हर्पेटोलॉजी में भी कुछ क्लासिफिकेशंस आ जाती हैं आपको देखने के लिए। तो हर्पेटोलॉजी में क्या होता है देख लीजिए, अलग से आपको बताया जाएगा कि स्नेक्स का स्टडी जो होता है यानी कि जो सांपों का अध्ययन होता है उसको क्या बोला जाता है। तो सांपों के अध्ययन को क्या बोला जाता है। तो इसी सरीसृप में ये अलग से एक है कि सांपों के अध्ययन के, विशेष तौर पे सांपों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है ओफियोलॉजी, ओफियोलॉजी इसको बोला जाता है। याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, ये सांप के ऊपर पूछा जाता है कि स्टडी ऑफ स्नेक्स को क्या बोला जाता है, तो ओफियोलॉजी बोला जाता है। वैसे ही एक अलग से हम बात कर लेते हैं कि छिपकली भी इसी में आती है, सरीसृप में भी आती है। छिपकली यानी कि स्टडी ऑफ लिजार्ड, अंग्रेजी में बोले तो स्टडी ऑफ लिजार्ड, लिजार्ड मतलब छिपकली। तो स्टडी ऑफ लिजार्ड को क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है सोरोलॉजी, उसको बोला जाता है सोरोलॉजी, सोरोलॉजी। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सरीसृप के ही पार्ट है। तो सरीसृप को पूछ लिया तो हर्पेटोलॉजी, अगर अलग से पूछ लिया सांपों का अध्ययन तो ओफियोलॉजी, अलग से पूछ लिया छिपकली के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो सोरोलॉजी। अब एक चीज है, एक बात और है आपको बताना बहुत जरूरी है कि हम बात कर रहे थे जब पीछे वायरोलॉजी की, कि वायरस से जुड़े हैं, यानी कि वायरस के अध्ययन को हम वायरोलॉजी बोलते हैं। तो एक वायरोलॉजी से ही एक मिलता जुलता वर्ड है, जैसे वायरोलॉजी मान लीजिए कि मैंने यहां लिख दिया वायरोलॉजी और यहां लिख दिया ब्रायोलॉजी। अब देखिए ये मिलता जुलता ही दोनों शब्द है, लगभग मिलता जुलता शब्द है, वायरोलॉजी और ब्रायोलॉजी। कई लोग समझ लेते हैं कि वायरोलॉजी ही ब्रायोलॉजी है, नहीं, ये ब्रायोलॉजी क्या है इसको हमें समझना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताने जा रहा हूं कि जो ब्रायोलॉजी है, जब पहली बार शैवाल जो है यानी कि पानी में जो भी घास होते हैं, पहली बार वो धरती पे कब आए। कहने का मतलब है कि जो भी पादप हैं और पादप धरती पे कदम कब रखे और कैसे, तो यही जो ब्रायोलॉजी है, तो उसको हम यानी कि पादप जो जल में भी रहता है और वो स्थलीय मतलब स्थल पे भी रहता है, वो स्थलीय भी है और जलीय भी है, और एक घास है। तो पहली बार जो शैवाल जो घास कदम रखा धरती पे, उसको उसके नॉलेज को यानी कि उसके स्टडी को हम बोलते हैं फाइकोलॉजी। ये क्या बोलते हैं, बाइकोलॉजी नहीं, ब्रायोफाइट, उसको बोलते हैं ब्रायोफाइट, इसको हम ब्रायोफाइट बोलते हैं। जब पादप यानी कि जब जो शैवाल है जो घास है जब स्थल पे कदम रखा तो उसको हम ब्रायोफाइट बोलते हैं। और ब्रायोफाइट के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो ब्रायोफाइट के अध्ययन को ही ये ब्रायोलॉजी बोला जाता है। ये ध्यान रखिएगा, पहली बार जब शैवाल स्थल पे आया यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं, उभयचर पादप बोलते हैं।
यानी कि वो धरती पे भी रहेगा, स्थल पे भी रहेगा और पानी में भी रह सकता है। और पहली बार वही शैवाल का एक रूप धरती पे आया और तभी से धरती पे इतने सारे पादप, इतने सारे पेड़ पौधों का जन्म कैसे हुआ? उसी ब्रायोफाइट से। और यही ब्रायोफाइट के अध्ययन को, यानी कि स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट को हम ब्रायोलॉजी बोलते हैं। और ये ब्रायोलॉजी वायरोलॉजी से मिलता जुलता वर्ड है, तो इसमें आप डिफ्रेंसिएशन समझ लीजिएगा। ये वायरस का अध्ययन है, ये ब्रायोफाइट का अध्ययन है। और अब हम बात करते हैं सोरोलॉजी की। अब सोरोलॉजी आ गया तो एक वर्ड है सोरोलॉजी से रिलेटेड, एक वर्ड है सीरोलॉजी। अब सीरोलॉजी भी समझ लीजिए कि सीरोलॉजी क्या होता है। ये सोरोलॉजी और एक है सीरोलॉजी। सोरोलॉजी और सीरोलॉजी में डिफरेंस क्या है? ये दोनों नाम मिलते जुलते हैं लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये छिपकली के अध्ययन को हम सोरोलॉजी बोलते हैं, लेकिन सीरोलॉजी किसको बोलते हैं? आपने सुना होगा अभी कोरोना वायरस जब आया था तो सीरम की बात हो रही थी, बार बार सीरम की बात हो रही थी, प्लाज्मा की बात हो रही थी। तो सीरम क्या होता है? तो सीरम पहले समझ लीजिए। ये जो सीरोलॉजी है ना, ये क्या है? ये रुधिर सीरम की बात करता है सोरोलॉजी, यानी कि रुधिर सीरम के अध्ययन को सोरोलॉजी बोला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि रुधिर सीरम क्या होता है, तो आप ये भी समझ लीजिए कि मान लीजिए कि ये ब्लड है, हमारे शरीर में जो ब्लड होता है ये ब्लड है। ब्लड में से आप आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स इन तीनों चीजों को, यानी कि तीनों मतलब जो ये तीन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इसको ब्लड से अगर बाहर निकाल दिया जाए तो बचता क्या है? तो बचता है प्लाज्मा, बच जाता है प्लाज्मा। और इसी प्लाज्मा का एक पार्ट है सीरम, इसी प्लाज्मा का पार्ट है सीरम, और इसी सीरम के अध्ययन को हम बोलते हैं सीरोलॉजी। तो सोरोलॉजी और सीरोलॉजी में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो अब आप रुधिर सीरम के बारे में जान गए। रुधिर का मतलब ब्लड होता है, तो ब्लड सीरम क्या होता है? आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप कभी हॉस्पिटल में जाइएगा तो किसी को रक्त की जरूरत होती है, किसी के बॉडी में खून की जरूरत होती है, तो उसको रक्त चढ़ाया जाता है। तो जो रेड पाउच होता है, यानी कि रेड कलर का जो ब्लड है, उसमें ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सब होता है, प्लेटलेट्स भी होता है, सारी चीजें, प्लाज्मा, सीरम सब होता है। लेकिन आप कभी कभी देखिएगा कि किसी को सीरम चढ़ाया जा रहा होता है, प्लाज्मा चढ़ाया जा रहा होता है, और उसका पाउच जो होता है, पैकेट होता है, वो पीले कलर का होता है, और उसमें से जो द्रव पदार्थ भी निकलता है वो भी पीले कलर का ही आता है, वो भी पीला ही दिखता है। और वो जो पीले पदार्थ का द्रव है, जो पीला द्रव पदार्थ है, जो पीले कलर का पाउच में जब मनुष्य के बॉडी में चढ़ाया जाता है, उसी को हम सीरम, तो लोग बोलते हैं कि उसको सीरम चढ़ाया गया, उसके बॉडी को सीरम, प्लाज्मा की जरूरत कमी थी, और उसी सीरम के अध्ययन को हम सोरोलॉजी बोल देते हैं। तो ये उम्मीद हम आपसे कर सकते हैं कि आज का जो लेक्चर था, यानी कि आज की जो वीडियो है, इसमें जो भी चीज़ें आपको बताई गई है बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी बायोलॉजी की, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, हर एक चीज़ पे वीडियो लेकर के आएंगे पूरे डिटेल्स में, एक भी क्वेश्चन आपका पेपर में नहीं छूट सकता, ये मेरी गारंटी है। और तब तक के लिए गुड नाइट।